देन कमिंग टू वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये पोर्शन रहेगा सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट पोर्शन, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। लेट इट बी। एबनॉर्मल मोलर मास क्या है वो बाद में समझेंगे, पहले उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जनरली हम बोलते हैं ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो एज यू नो, सपोज सोडियम क्लोराइड यू हैव एडेड इन द सोल्यूशन। मान लो एक वाटर सोल्यूशन लियो जिसमें सोडियम क्लोराइड यू हैव एडेड, तो तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम्हारा अप्रोच क्या है कि आपने एक सोडियम क्लोराइड डाला है और 1 मोल सोडियम क्लोराइड यू हैव एडेड। तो तुम्हारा कैलकुलेशन के हिसाब से वी हैव एडेड 1 मोल पार्टिकल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड और एवोगाड्रोस नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड 1 मोल माने कितना 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड पार्टिकल्स यू हैव एडेड टू द सोल्यूशन। तो इसी के हिसाब से तुम्हारा जो भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर आना चाहिए, आएगा, ठीक है। बट इन रियलिटी, इन एक्सपेरिमेंट में जब देखा गया कि भाई जो तुम कैलकुलेट कर रहे हो तुम्हारा कैलकुलेशन रॉन्ग कहीं ना कहीं है, ये वैल्यू ठीक नहीं आ रहा, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ठीक से नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज द रीजन इज सोडियम क्लोराइड भाई अकेला थोड़ी ना जाके पानी के अंदर वही सोडियम क्लोराइड बन के रहता है, वो टूट जाता है, सोडियम आयन बन जाता है और क्लोरीन आयन बन जाता है। देख रहे हो ये सब सोडियम आयन बन गया, तो एक जगह पे अभी 2 आयन हो गया। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या दिखता है? मास नहीं दिखता, पार्टिकल दिखता है। तो जब पार्टिकल डबल हो गया तो जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, सब में बदलाव आ गया। सब एवरीथिंग इज गेटिंग चेंज्ड ऑलमोस्ट ट्वाइस, क्योंकि 2 टाइम्स। तो यहाँ पे आप जो भी उम्मीद कर रहे थे सोडियम क्लोराइड का, जो भी मास उम्मीद कर रहे थे, ये तो अभी अलग हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, लाइक तुम एसिटिक एसिड दिए हो पानी के अंदर, वो आपको लग रहा है 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड दिए हो, CH3COH दे रखे हो एज ए सल्यूट पार्टिकल, बट ये अंदर जाके, पानी के अंदर जाके ये 2 एसिटिक एसिड मिलके एक हो जाते हैं। 2 जान एक, या 2 जिंदगी एक जान बन जाता है। माने ये एसिटिक एसिड, ये दूसरा एसिटिक एसिड अपने बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, अटैच हो जाते हैं। इफ दे आर अटैच्ड, नाउ 2 पार्टिकल्स बिकम 1। भाई हमने 1 मोल सोच के छोड़ा था, पानी में अंदर जाने के बाद 0.5 मोल की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो जो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वो सब आधा हो जाएगा। फिर ये है एक्सपेरिमेंटल थिंग्स कि ये एक्सपेरिमेंट में सब नज़र में आया बाद में। तो यहाँ से फिर एक तुम्हारा जो मोलिकुलर मास कैलकुलेशन वगैरह होता है, जैसे हमने जितना फॉर्मूला है सब में बता दिया मोलिकुलर मास कैलकुलेशंस, तो वहाँ पे फिर पता चला कि भाई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं आ रहा है। तो वहीं से एक टर्म आया, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। तो हमें जो उम्मीद था उससे तो नॉर्मल से तो एबनॉर्मल आ रहा है। सो इफ समवन आस्क व्हाट डू यू मीन बाय एबनॉर्मल मोलर मास, द मोलर मास दैट इज आइदर लोअर और हायर देन द expected or normal value is called abnormal molar mass. This is very important topic. Sometimes most of the time it has been asked in CBSE or your class exams. And ये क्यों होता है? Because it is association or dissociation of the solute particles during the solution process. ठीक है, तो अभी एक एक करके एग्जाम मैंने एग्जाम्पल दे के देखते हैं। बट यहीं से एक टर्म भी आया, हु हैव डिस्कवर्ड दिस बाय वैन टॉफ। ओके, तो वैन टॉफ एक साइंटिस्ट है जो कि ये सब चीज़ों को नजर किए है। तो उनके हिसाब से एक फैक्टर दे दिए जिनका नाम है वैन टॉफ फैक्टर। तो व्हाट ही टोल्ड कि दिस इज एक्चुअली वैन टॉफ फैक्टर इज अ डेविएशन इन द ऑल दिस काइंड ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो एक डेविएशन को निकाल के फाइनल डेटा दिए जो कि वैलिड था, कैलकुलेशन और एक्सपेरिमेंटल के साथ सेट हो गया। तो ये क्या है? द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द थियोरेटिकल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड वैन टॉफ फैक्टर। इसका 3 फॉर्मूला है। और द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलिकुलर मास टू द एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। तो हम यहीं पे देख लेते हैं क्या होता है एग्जैक्टली, उसका तो मैं बताऊंगा आपको। जब देखो, अगर मैं बात करता हूँ आई, लेट मी डू वन थिंग, मैं इसका फॉर्मूला पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको डिटेल मिल जाएगा। जस्ट सेकेंड माय डियर, वैन टॉफ फैक्टर यहाँ पे पूरा डिटेल मैंने लिखा हुआ है, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये पिक्चर आप देखो तो थोड़ा आइडिया आ जाएगा। देखो, नॉर्मल बिहेवियर और इट इज ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लाइक तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर और डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज़ है,
और एक कैलकुलेट मोलिकुलर मास बाय एक्सपेरिमेंटल मोलिकुलर मास, दिस इज वन ऑफ द वे वी कैन कैलकुलेट द आई वैल्यू, ठीक है। और एल्स द नॉर्मल मोलिकुलर मास बाय अबनॉर्मल मोलिकुलर मास। तो लेट्स सी अंडरस्टैंड। तो लो देखो, अगर सोडियम क्लोराइड का कोई बोले व्हाट इज द वेंटर फैक्टर, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन इट वाज बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन वाज 1। पानी में अंदर जाने के बाद ये 2 टाइम्स हो गया, 2 आयन में कन्वर्ट हो गया, तो आई वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सोडियम सल्फेट, माय डियर रिमेंबर सोडियम सल्फेट जो है ये टूटता है Na माने N2Na प्लस SO4 -2, डैट मीन्स ये 2 + 1 3 नंबर में कन्वर्ट हो गया, 3 आयन्स में ये कन्वर्ट हो गया। तो आई वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, बिफोर डिसोसिएशन इट वाज 1, आफ्टर डिसोसिएशन इट वाज 3, तो ये हो गया आई वैल्यू 3। कंडीशन यहाँ पे देखना भी पड़ेगा आपको, एस क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग आयन्स है, इसीलिए जो भी टूटता है 100% टूट जाता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग आयन नहीं होता शायद इतना पूरा का पूरा टूटता नहीं। जैसे हम अभी एग्जांपल लेंगे एसिटिक एसिड हो या कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट आप लेके देखते हैं। पहले ये बता देते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या होगा, सिंपल Al2SO4 जब टूटता है ना, ये पानी के अंदर कैसे टूटेगा, 2 एल्यूमिनियम 3+ SO4 -2, ये कितना सल्फेट 3 सल्फेट, तो यहाँ पे 2 पार्टिकल, यहाँ पे 3 पार्टिकल, टोटल कितना हो गया 5, तो 5 पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। और ये बिफोर हमने क्या सोच के दिया था, एक ही पार्टिकल है, बट होने के बाद ये 5 हो गया, तो टोटल पार्टिकल कितना आ गया 5। तो यहाँ पे होता है द थिंग, तो व्हाट एवर द वैल्यूज यू विल एक्सपेक्ट, वो भाई ही क्या हो जाएगा, डबल ट्रिपल 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। कुछ और भी एग्जाम्पल, कुछ और भी इंस्टेंस है, जैसे लाइक इफ एनी पार्टिकल इज डाइमराइज, डाइमराइज माने 2 पार्टिकल कंबाइंड टू 1, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, लाइक अंडरगोज डाइमराइजेशन इज 0.5। देखो हमने जैसे बताया CH3COOH, ये 2 पार्टिकल पहले था, अभी पानी के अंदर जाने के बाद मिलके क्या हो गया, ये 1 हो गया। पहले ये 2 पार्टिकल था, मिलके अभी 1 बना दिए, तो ये आई वैल्यू क्या होगा वेंटर फैक्टर, पहले ये था 2, आफ्टर एसोसिएशन इट इज बिकम 1, तो यहाँ पे 1/2 और 0.5 हो गया क्या आई वैल्यू, तो यहाँ पे इसलिए 0.5 दिया है। सिमिलरली इफ इट इज गो टेट्रामराइजेशन माने 4 पार्टिकल मिलके 1 हो गए, तो ये वैल्यू आई वैल्यू क्या आ जाएगा, पहले ये 4 पार्टिकल था अभी 1 हो गया, तो 1/4 और 0.25। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेंटर फैक्टर व्हेनेवर ए मॉलिक्यूल इज टेट्रामराइज और डाइमराइज। तो ऐसे करके क्वेश्चन आता रहता है और ये अपन समझना भी जरूरी है। बट जैसे मैंने बताया अगर मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ठीक है, अगर मॉलिक्यूल सपोज वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो एग्जाम्पल सपोज मैं लेता हूँ सिल्वर क्लोराइड, दिस इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट ऑल, तो आपको लगेगा कि ये पानी में जाने के बाद एक Ag+ देगा, एक Cl- देगा। सपोज यहाँ पे मैंने 100 AgCl पार्टिकल्स लिया था, तो आई विल बी एक्सपेक्टिंग 100, बट नो इट शुड नॉट बी 100, क्योंकि उसका डिसोसिएशन इतना है नहीं, इट्स ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। उसमें से मान लो कि 60% डिसोसिएशन होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काइंड ऑफ 60%, तो ये 60 पार्टिकल सिल्वर होंगे और 60 पार्टिकल्स क्लोराइड होंगे, बाकी जो 40 पार्टिकल्स है ना वो अभी भी सिल्वर क्लोराइड के जैसा बैठा हुआ है, वो टूटा नहीं है अब तक। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैटर कर रहा है, किसके लिए, वेंटर फैक्टर के लिए। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था वो तो हो गया, बट वीक के लिए अभी क्या चाहिए, डेटा चाहिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, ठीक। सिमिलर यहाँ पे 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, तो अगर हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कोई रिलेशन होता लाइक वेंटर फैक्टर एंड अल्फा वैल्यू, then we could have calculated the exact I value. Luckily we have a equation. What is that equation? In dissociation cases, if you know alpha, you can find out I. So alpha is equal to I minus 1 by n minus 1. ठीक है, this is where alpha is the degree of dissociation. Remember my dear, degree of dissociation fraction में आता है. Suppose कोई बोला what is 80% is the dissociation value, तो ये degree of dissociation होगा 0.8, माने परसेंटेज को हटा दोगे तो जो आएगा that is the degree of dissociation. मैक्सिमम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 1, ठीक, माने 100%। तो यहाँ पे आई हो गया वेंटर फैक्टर और एन हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे तुम AgCl ले रहे थे, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल ये डिसोसिएट होने के बाद कितना होगा, AgCl बन के 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे एन का वैल्यू होगा 2। एग्जैक्टली यही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अभी काम करते हैं जो AgCl वाला एग्जाम्पल लेके देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई व्हेनेवर डिसोसिएशन इज 80% एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेंटर फैक्टर। तो देखो अल्फा वैल्यू जो हमें मिल गया 0.8, नाउ 0.8 इक्वल टू आई चाहिए हमें, मैंने वेंटर फैक्टर चाहिए आई माइनस 1 बाई n माइनस 1। अच्छा ये n क्या है, व्हाट इज n, आई टोल्ड n मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, तो 2 - 1, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 - 1 इज अल्टीमेटली i - 1/1। तो ये क्या हो जाएगा, हम ले लेंगे यहाँ पे, सॉरी, ये 0.8 इंटू 1 इज इक्वल टू i - 1 तो 0.8 इक्वल टू i - 1, और वी कैन से i इज इक्वल टू, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.8, और ये हो गया 1.8। दिस इज द सिंपल थिंग, राइट। मैंने थोड़ा पूरा स्टेप बाय स्टेप किया, मैंने स्किप करना नहीं चाहा इसीलिए। तो यहाँ पे i वैल्यू हो गया 1.8। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.8, तो यहाँ पे हो गया 1.8 इज द वैल्यू ऑफ। ठीक, एग्जाम्पल और भी एक है, अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल डिसोसिएट ना हो के एसोसिएट हो गया, जैसे बेंजोइक एसिड के बारे में बोला, एसिटिक एसिड के बारे में बोला, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं लेता हूँ बेंजोइक एसिड C6H5COOH। ये क्या होता है ना, 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलके ये एक हो जाते हैं, जिसको वो जनरली पार्टिसिपेट करते हैं एज ए डाइमर की तरह, डाइमराइज, बट उनका परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन इज मान लो 60%। ठीक है, 60% अगर परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन हो रहा है तो अल्फा ले रहे हैं 0.6। तो इस जगह पे हम आई वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो अल्फा वैल्यू दे दिया 0.6 एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देखो आई पहले क्या होगा, एसोसिएट हो रहा है ना, तो इसीलिए फॉर्मूला यहाँ पे 1/n हो गया, i - 1/1/n - 1। सिंपल सा चीज़ है भाई, 1/n इज नथिंग एल्स। आप यहाँ पे 2 पार्टिकल डाइमराइज हो रहे हैं ना, 2 मिलके एक हो रहा है ना, तो आप बोलोगे ये 1/n हो जाएगा यहाँ पे 1/2। अगर टेट्रामराइज होता तो 1/4 हो जाता। सिंपल, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल तुम्हारे सामने ही ले लेते हैं, जैसे हमने ये लिया, सॉरी ठीक है, सॉरी, मैं अभी क्लियर कर लेता हूँ, आपके सामने एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, मान लो कि इसका ही आई वैल्यू निकालना है बेंजोइक एसिड का, तो अल्फा हो गया 0.6 इक्वल टू आई हमें चाहिए i - 1/1/2 - 1। 1/2 क्यों, जैसे मैंने बताया ये डाइमराइज हो रहा है, तो ये हो गया i - 1 ये हो गया -0.5, और मान लेते हैं ये हो गया -1/2, क्योंकि 1/2 - 1 कितना होगा, 1/2 होगा यार, -1/2। ये हो गया अल्फा माने 0.6, तो फिर से लेते हैं 0.6 इंटू -1/2 इज इक्वल टू i - 1। अरे भाई ये क्या हो रहा है देखो तो ये हो गया 1/2 हो गया, मतलब -0.3 इक्वल टू i - 1। तो i वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपल, -0.3 + 1, तो कितना आ गया 0.7। सो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द आई वैल्यू, द आई मीन्स द तुम्हारा वेंटर फैक्टर वैल्यू। तो यहाँ से ये चीज़ें कैलकुलेट ऐसे होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आई एम टेलिंग यू, मैंने आपको क्वेश्चन शेयर करूँगा, जब धीरे धीरे करके आप ये कमेंट करोगे तो मैं आपको पूरा नोट्स और क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। वहाँ बी केयरफुल, बिकॉज मैंने आपको ये कोई लिंक देने वाला नहीं कि जिन पे डाउनलोड कर दो ये कर दो, बिकॉज आई एम डूइंग इट सर्च ऑफ हार्डवर्क। मैं चाहता हूँ कि पर्सनल आप हर चीज़ को एक्सेस कर पाओ सब, ठीक है। तो आई कैन जस्ट पुट ए कमेंट, शेयर द नोट्स, आई विल सेंड यू द नंबर, और जहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, कोई पेमेंट नहीं, कुछ नहीं, सिंपल, ठीक है। नाउ कमिंग टू, ये हो गया आई वैल्यू के बारे में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में, वेंटर फैक्टर के बारे में। तो वेंटर फैक्टर जब इंट्रोड्यूस हो गया तो हर जगह पे आपको पता है हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमें थोड़ा चेंजेस की जरूरत पड़ा। तो इसीलिए जब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हम कैलकुलेट पहले कर रहे थे ये फॉर्मूला से, तो हमने यहाँ पे आई मल्टीप्लाई किया, क्या था, P0 माइनस PS/P0 इक्वल टू XB था, XB, तो उसमें हमने आई मल्टीप्लाई कर दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के साथ आई मल्टीप्लाई किया। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल टी बी क्या था, डेल टी बी इक्वल टू KBM था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इनटू मोलालिटी। तो यहाँ पे हमने आई मल्टीप्लाई करना पड़ा, दैट इज द ओके एबनॉर्मलिटी। तो हर जगह पे आई हमने मल्टीप्लाई करके क्या करा, अगेन फॉर्मूला को रीडेराइव किया, ICRT हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑल दिस थिंग्स बीइंग अगेन चेंज्ड। सो टिल नाउ व्हाटएवर यू स्टडीड दैट इज द केस ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास। यार यहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर गेटिंग ओवर, उसका जो क्वेश्चंस है हम यहाँ पे एक एक करके करेंगे, बट आई थिंक ये चैप्टर में हाँ कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन में कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मेरे पास है, लेट मी शो यू। ये सोल्यूशन का पूरा क्वेश्चन मैंने बना रखा है, ठीक है। एज ए DPP आपको 1 मार्क क्वेश्चन मिल जाएगा। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है लाइक व्हाट इज द वेंटर फैक्टर ऑफ ए कंपाउंड व्हिच अंडरगो डाइमराइजेशन, आपको पता लग गया 1/2। स्टेट राउल्स लॉ फॉर द वोलेटाइल लिक्विड, व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जाम्स, स्कूल एग्जाम हो या CBSE एग्जाम, कुछ भी। देखो यहाँ पे ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, एंड उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि तुम्हारे क्लास एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपके साथ 100% शेयर करूंगा, बट यू हैव टू कमेंट, मैं आपको इंडिविजुअली भेजूंगा, ठीक है।
यहाँ पे देख लो, जैसे क्वेश्चन 2 लिक्विड्स x एंड y बॉयल एट 110 एंड 130 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर वेपर प्रेशर। सिंपल सा था, जो कम डिग्री में बॉयल हो रहा है उसका ही ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, सिंपल सा थिंग, हाँ कि नहीं। तो क्यों होगा पूछे तो बिकॉज ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट, हायर इज द वेपर प्रेशर, ठीक। Now what happen when blood cells are placed in pure water? As you know, this gets swells up, edema होता है। Okay, what is the Venter factor for a compound which undergo tetramerization? Y1/4 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। ऑल दिस में जो भी आपको टॉपिक पढ़ा दिया हूँ सब कुछ यहाँ पे है आज ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे भी देख लेते हैं, मज़ा आता है क्वेश्चन। मैं आपको लेट मी शो इट। आपको इस क्वेश्चन सेट में मार्क वाइज डिवाइड किया है, इवन केस बेस्ड स्टडीज भी मैं आपको दे दिया हूँ। मोस्टली हर कोई केस बेस्ड स्टडी देता नहीं है, मैं आपको पूरा बना के दिया हूँ चैप्टर में केस बेस्ड स्टडीज़, ठीक है। तो ये सब आपको मिल जाएगा जस्ट कमेंट में। तो यहाँ पे दिया है व्हाट डू यू एक्सपेक्ट व्हेन ए ब्लड सेल दिस, अगेन 0.5 मोलर NaCl सॉल्यूशन में अगर पुट करेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इन 1 मोल KCl और 1 मोल यूरिया। माइंड डियर, यहाँ पे होता क्या है, 1 मोल KCl जो है, KCl एक्चुअली टूटता है कैसे, K+ एंड Cl-, राइट। तो यहाँ पे I वैल्यू हो गया 2। जब बस जो यूरिया है, यूरिया, ग्लूकोज या तुम्हारा शुगर, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, राइट। तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट कभी भी डिसोशिएट नहीं होते हैं। तो I वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, जितना पहले था बिफोर एसोसिएशन और आफ्टर एसोसिएशन दोनों एक ही रहेंगे। तो I वैल्यू यहाँ पे 1 होगा, 0 नहीं होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इस जगह पे जितना I वैल्यू डबल हो गया, तो देखो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल लिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने जो बोले थे पाई इज इक्वल टू ICRT, तो I वैल्यू यहाँ पे हो गया 2। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ से वो ऑस्मोटिक प्रेशर ट्वाइस हो जाएगा। तो इसीलिए 1 मोल KCl विल हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन 1 मोल यूरिया। ऐसे एक और भी क्वेश्चंस हैं। देखो क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समझ जाना, उसको अप्लाई करना रियल लाइफ में या यहाँ पे तो डिफिकल्ट होता था भाई। तो ये क्वेश्चन मैं आपको एक एक करके कराऊंगा एक एक्स्ट्रा वीडियो में। बस एक क्वेश्चन और भी मैं देख लेता हूँ। लाइक मैं एक जब एक क्वेश्चन था, यहाँ पे भी दिया है, वाई इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन इज 0.1 मोलर LaCl सोल्यूशन इज नियरली ट्वाइस ऑफ 0.1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन। अगेन ग्लूकोज इज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यस नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एंड I वैल्यू यहाँ पे होता है 1, जबकि सोडियम क्लोराइड में I वैल्यू हो गया 2। तो जो डिप्रेशन होगा ना ये ट्वाइस होगा। अगर ये पहले -5 डिग्री सेंटीग्रेड में हो रहा था अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, तो ये -10 डिग्री में एक्सपेरिमेंटली आ जाएगा। ये कैलकुलेटेड वैल्यू आता था, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगा -10 डिग्री। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, राइट। मोस्टली क्वेश्चन टारगेट होता है वेंटर फैक्टर के ऊपर। कभी कभी कुछ क्वेश्चन आ जाता है, जैसे यहाँ पे दे दिया होगा एक है FeCl3 सोल्यूशन और एक है सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर एंड दिस इज ऑल्सो 1 मोलर। तो हु विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, सिंपल सा तरीका, I यहाँ पे होगा 2, NaCl है ना, I वैल्यू 2 हो जाएगा। यहाँ पे I वैल्यू कितना होगा, Fe+3+3Cl-, तो कितना आयन मिले, आयरन 1, 3 क्लोरीन, तो टोटल कितना हो गया 4 आयन्स। तो I वैल्यू हो गया 4। तो डेफिनेटली हु विल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट, 1 मोलर FeCl3 विल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट। So these are the things, some of the examples, the questions I have discussed. Just comment me down there in the comment portion. I'll say all this. नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ।